हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था और मैं आज केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके बारे में आज डिस्कशन करूंगी। राइट। और 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो हम लोग चालू करते हैं सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एसिड, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो किस तरीके के रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो किस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और सॉल्ट्स क्या होते हैं और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अल्टीमेटली सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एसिड और बेस के बारे में। अगर हम लोग एसिड्स की प्रॉपर्टी देखें तो एसिड जो होते हैं वो अल्टीमेटली सोर होते हैं टेस्ट में, बेस जो होते हैं वो बीटर होते हैं टेस्ट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली अगर इनकी रिएक्शन हम लोग लिटमस पेपर के साथ करवाएं तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और इसी के अपोजिट जो बेस होते हैं इट कन्वर्ट द रेड लिटमस पेपर इनटू द ब्लू। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज इट गिव द H आयन। अगर हम लोग एसिड्स देखें तो ये बेसिकली H आयन को कंसिस्ट करते हैं और उसी अकॉर्डिंग जो बेसिस होते हैं वो OH आयन को कंसिस्ट करते हैं। और बात करें अगर हम लोग pH की तो एसिड्स का जो pH होता है वो होता है बिलो 7 और बेसिस का जो pH होता है वो होता है अबव 7। तो अल्टीमेटली हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं हमारे बहुत सारे एसिड्स और बेस को। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कहा जाता है, H2SO4 है जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, राइट, HNO3 है जिसे नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। और अगर हम लोग बेस की बात करें तो NaOH है, फिर KOH है, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब क्या है? तो दिस ऑल आर दी बेसिस। ये सब क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो ये हो गए मिनरल वाले एसिड्स, राइट। इसके अलावा भी कुछ एसिड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स मतलब क्या होते हैं? जो नेचुरल चीजों से ऑब्टेन होते हैं, या तो कोई प्लांट से ऑब्टेन होंगे, प्लांट प्रोडक्ट से ऑब्टेन होंगे, या फिर कोई एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, इनको कहा जाता है नेचुरल एसिड्स। अब देखिए ये जो नेचुरल एसिड्स वाला टॉपिक है ना वो आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में बोल ले या फिर जो पैराग्राफ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसी में। तो अगर हम लोग देखें नेचुरल एसिड्स कौन कौन से हैं और उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, नेचुरल सोर्सेस क्या है एसिड्स के, तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वन इज अ विनेगर। इसमें प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, राइट, विनेगर जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंजेस है, लेमन से, इनमें प्रेजेंट होता है साइट्रिक एसिड, राइट। और उसके अलावा एक होता है टर्मरिन, इसमें प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड। देन है मोस्ट इंपॉर्टेंट टोमेटो। टोमेटो में प्रेजेंट होता है ऑक्जेलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो टोमेटो होते हैं वो अल्टीमेटली कंसिस्ट करते हैं ऑक्जेलिक एसिड को। नेक्स्ट है कर्ड। कर्ड कंटेन करता है लैक्टिक एसिड। ये हम लोग नेचुरल सोर्सेस पढ़ रहे हैं जहां से हमको एसिड ऑब्टेन होता है, राइट। और इसके अलावा है एंड लेमन में बताया मैंने आपको साइट्रिक एसिड। और एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एंड स्प्रिंग। एंड स्प्रिंग जो है ये कंटेन करती है मिथियोनिक एसिड।
जैसे हम लोग बोलते हैं ना एंड के बाइट करने की वजह से, या फिर जो हनी बीज होती है वो अगर बाइट कर ले तो हमारी स्किन में इरिटेशन कॉज होने लग जाते हैं। वो इरिटेशन क्यों कॉज होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिथियोनिक एसिड। हमारी स्किन पर वो एसिड का सिक्रेशन करते हैं जिसकी वजह से हमें इरिटेशन कॉज होता है। और अगर हम लोग इस पर बेकिंग सोडा मिला दें तो ये क्या कर लेता है, इसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। अब वो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मेटल की स्ट्रिंग होती है उनमें भी मिथियोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो अल्टीमेटली मैंने आपको ये बताया सारे नेचुरल सोर्सेस और जिसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो, राइट। तो आपने देखा ये भी एसिड्स है, ये भी एसिड्स है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है पता है आपको? जो ये वाले एसिड्स है इनको मिनरल एसिड्स कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इसीलिए आपने कभी देखा होगा हम लोग डायरेक्टली HCl को, HNO3 को या H2SO4 को कंज्यूम नहीं कर सकते, बट दिस फूड स्टफ कंटेन दी एसिड्स। और ये जो एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, और वीक एसिड होने की वजह से इनको हम लोग हमारी डेली लाइफ में ईटिंग पर्पस के लिए भी इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब ये हो गया एसिड्स और बेस के कुछ एग्जांपल्स। अब एसिड्स और बेस जो होते हैं उनको हम लोग हर टाइम टेस्ट करके तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट। आई विल गिव दी सल्फ्यूरिक एसिड और मैं बोलूंगी कि क्या ये सही में एसिड है, तो आप वहां टेस्ट करके तो मुझे नहीं बता पाओगे। तो ऑन दैट सिचुएशंस हम लोग कुछ केमिकल सब्सटेंस को यूज करते हैं जिनको कहा जाता है इंडिकेटर्स, राइट। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? A chemical compound that show the change with the acids and base is known as a indicator। ऐसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो एसिड और बेस के साथ में कलर डिफरेंस शो करें, राइट, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। ओके, तो अब हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं। तो आपको इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया। ऐसे कोई भी केमिकल कंपाउंड जो इंडिकेट करे एसिड्स और बेस, कैसे? तो कलर चेंज करके या स्मेल को चेंज करके। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? इंडिकेटर्स आर बेसिकली 3 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं बच्चा इंडिकेटर्स? 3 टाइप के होते हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकेंड वन इज अ मैनमेड या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, राइट। एंड थर्ड वन इज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इस तरीके के 3 अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। अगर हम लोग नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है? ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन हो रहे हैं, राइट। इनको या तो हम लोग कोई भी प्लांट्स को या कोई एनिमल प्रोडक्ट को हम लोग टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं एसिड्स और बेस को। तो नेचुरल इंडिकेटर में पहला इंडिकेटर है लिटमस पेपर। अगर हम लोग लिटमस पेपर की बात करें तो ये लिटमस पेपर का जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल कलर होता है, राइट। और ये लिटमस जो है वो ऑब्टेन किया जाता है लाइकेन नाम से। आपने सुना होगा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, तो लाइकेन्स जो होते हैं उनसे ऑब्टेन किया जाता है लिटमस पेपर को। इसका बेसिक कलर जो होता है वो पर्पल होता है। अगर आप इनको एसिड के साथ मिक्स, एसिड में डालें आप लिटमस पेपर को, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है इट कन्वर्ट इनटू दी रेड। और अगर आप बेस में देखें तो जो रेड लिटमस पेपर है इट कन्वर्ट इनटू दी ब्लू, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट इंडिकेटर दैट इज अ लिटमस पेपर। नाउ द सेकंड इंडिकेटर दैट इज अ हाइड्रेंजिया फ्लावर। हाइड्रेंजिया फ्लावर, अगर हम लोग इस हाइड्रेंजिया फ्लावर का बेसिक कलर देखें तो इसका कलर होता है ब्लू, और जब हम लोग इसे एसिड्स के साथ मिक्स करें तो इसका
इसका ब्लू कलर एज इट इज रहता है, मतलब एसिड के साथ देखें तो ये ब्लू कलर में होगा, और यही कंपैरिजन अगर हम लोग बेस के साथ देखें, मतलब अगर इसको बेस के साथ मिक्स किया जाए तो इसका कलर हो जाएगा पिंक, राइट। तो यहाँ ये कलर चेंज कर रहा है एसिड के साथ में भी, बेस के साथ में भी, दैट्स व्हाई इज नोन एज अ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल सब्सटेंस है, राइट। अब एक हो गया लिटमस पेपर, दूसरा हो गया हमारा हाइड्रेंजिया फ्लावर, और थर्ड है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। अगर हम टर्मरिक की बात करें तो एक्चुअल टर्मरिक का कलर कैसे होता है, तो इसका कलर होता है येलो। जब आप कोई भी सब्सटेंस को, मतलब टर्मरिक के साथ आप एसिड मिक्स करते हो तो इसका कलर येलो ही रहेगा, राइट। बट जब कभी भी आप इसको बेस के साथ मिक्स करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड में, राइट। आप देखते हैं हम लोग बहुत बार यूनिफॉर्म पे आपके या कपड़ों पे, वाइट कपड़ों पे हल्दी के दाग गिर जाते हैं, और जैसे ही हम लोग उस पर डिटर्जेंट अप्लाई करें ना तो इसका कलर रेड हो जाता है, दैट मींस इट शो डिटर्जेंट में क्या है, बेस है, दैट्स व्हाई इट कन्वर्ट इनटू द रेड कलर। तो बेस के साथ ये कौन सा कलर देता है, रेड कलर, राइट। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में पहला है फिनोलेप्थैलीन। पहला इंडिकेटर कौन सा है हमारा, फिनोलेप्थैलीन। अगर हम लोग फिनोलेप्थैलीन की बात करें, फिनोलेप्थैलीन जो होता है वो एसिड के साथ में कोई कलर चेंज नहीं देता। अगर एसिड के साथ देखें तो वो कलरलेस होता है, बट अगर हम लोग इसको बेस के साथ देखें तो बेस के साथ इसका कलर पिंक हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी कलर चेंज हो रहा है एसिड और बेस के साथ में। दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इट इज आल्सो अ केमिकल। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब ही क्या होता है, जहां हम लोग कोई ना कोई केमिकल का यूज कर एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। तो मिथाइल ऑरेंज अगर हम लोग देखें तो ये एसिड के साथ में रेड कलर देता है, एसिड के साथ में रेड कलर, और अगर इसे हम लोग बेस के साथ देखें तो ये येलो शेड में होगा, राइट। तो ये हो गए हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कोई ना कोई केमिकल कंसिस्ट करते हैं, उनको कहा जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मतलब अ केमिकल which used to identify acid or base. Third one is a olfactory indicator. Olfactory indicators मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस के साथ में अपनी ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, मतलब उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें क्लोव्स ऑयल, जिसको हम लोग बोलते हैं लौंग का तेल या लौंग का तेल, या फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं ओनियन की या वेनिला एसेंस की, तो ये तीनों सब्सटेंस ऐसे हैं जो बेस के साथ तो कोई उनकी स्मेल नहीं रहती, उनकी स्मेल जो है वो डिमिनिश हो जाती है बेस के साथ में, बट अगर इनको हम लोग मिक्स करें एसिड के साथ में तो उनकी जो स्मेल है वो बनी रहेगी, बट बेस के साथ में इनके पास में नो स्मेल। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पढ़ा इंडिकेटर्स के बारे में। ये इंडिकेटर्स जो होते हैं वो यूज होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, एसिड से या सब्सटेंस बेस है, राइट। अब नेक्स्ट होता है हमारा इस चैप्टर का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब हम लोग ये देखेंगे एसिड और बेस की अलग अलग कंपोनेंट के साथ में रिएक्शन। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिड्स के रिएक्शंस, ओके। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल। मतलब अगर जब कभी भी मेटल की रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट इट, है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कभी भी मेटल एसिड कौन से एसिड्स के साथ में, सो दे रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। तो जब कभी भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन को फॉर्म करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड इमिट हाइड्रोजन गैस। ओके, तो मेटल्स react with acid, they form salt and हाइड्रोजन गैस, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही मेटल कौन से एसिड के साथ में, डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब ये डाइल्यूट एसिड में कौन कौन से एसिड्स है, तो H2SO4 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है, एसिडिक एसिड भी हो सकता है, CH3COOH है ना। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स के साथ में रिएक्शन है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैं आपको, जैसे जिंक है, जिंक रिएक्ट कर रहा है, जिंक दैट इज अ मेटल, जिंक रिएक्ट विद द H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, बट कैसे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो इट फॉर्म जिंक सल्फेट, मतलब ये सॉल्ट बन गया और इसी प्रोसेस में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इमिट हो गई, राइट। अब देखिए इस पर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इस केस में एक्सेप्शनल की बात करें तो HNO3 नॉट रिएक्ट विद द मेटल। HNO3 जो एसिड होता है वो कभी भी मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसके लिए भी मैं जानूंगी, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन। जो भी एसिड्स है कौन से, वो तो करते हैं मेटल के साथ रिएक्ट, बट एक स्पेशल एक्सेप्शनल केस है। देखो केमिस्ट्री है, एक्सेप्शनल केस नहीं होगा ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो एक्सेप्शनल केस है जो HNO3 है, इट नॉट रिएक्ट विद द मेटल एंड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, या कोई भी मेटल ऐसे नहीं है क्या जो HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई मेटल रिएक्ट नहीं करेगा, बट दो मेटल को छोड़कर, दैट इज अ मैग्नीज और मैग्नीशियम, Mn और Mg, ये दो मेटल ऐसे हैं, दे रिएक्ट विद द HNO3। ओके, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वो HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस भी करेंगे। कैसे, तो देखो अब मैं बताती हूँ आपको। ये मैग्नीशियम है, इसने HNO3 के साथ में रिएक्ट किया, तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम HNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, Mg, मतलब मैग्नीशियम नाइट्रेट। इस प्रोसेस में क्या बना, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी, राइट। अब क्यों भाई ये Mg और Mn ही HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और बाकी कोई भी मेटल HNO3 एसिड मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है कि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 इज वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे वर्क करता है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, अब कैसे ये समझो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने जिंक के साथ में इस HNO3 की रिएक्शन परफॉर्म करवाई, राइट, अगर मैंने जिंक के साथ में इस HNO3 की रिएक्शन परफॉर्म करवाई तो ये जिंक नाइट्रेट तो फॉर्म करेगा, बट इस सिचुएशन में पता है क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये वहां पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करेगा, वो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, राइट। व्हाट इट, क्या फॉर्म करेगा यहाँ पर, वो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ क्या फॉर्म होगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। बट क्यों ये दो मेटल मतलब Mn और Mg क्यों रिएक्ट करते हैं HNO3 के साथ में, तो
उनके पीछे लॉजिक ये है कि Mn और मतलब मैग्नीज और मैग्नीशियम जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे और वाटर बनाएंगे तो रिड्यूसिंग होने की वजह से वापस वो ऑक्सीजन को निकाल फेंकेंगे और हाइड्रोजन गैस को इमिट करेंगे। दैट्स व्हाई ऐसे सिर्फ दो ही मेटल है, मैग्नीज और मैग्नीशियम, जो HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। बाकी और कोई भी मेटल HNO3 के साथ में रिएक्ट कर H2 हाइड्रोजन गैस इमिट नहीं करता, राइट? व्हाई? तो HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये दो क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, यहाँ उतना एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है, बट ये दिया हुआ है कि HNO3 जो है वो अदर मेटल के साथ में रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, राइट? अब नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर कि हाइड्रोजन गैस इमिट तो होती है, वापस कल मैंने जो पढ़ाया था उसी रिगार्डिंग ये चैप्टर में है क्वेश्चन। देखिए कि यहाँ जो हाइड्रोजन गैस इमिट होती है उसके लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे पॉपिंग साउंड, राइट? अब नेक्स्ट रिएक्शन है when acids react with the metal carbonate। जब एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस में सॉल्ट सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन ऑकर होता है, राइट? अब हम लोग इसको एक रिएक्शन का देखते हैं। जैसे मेटल कार्बोनेट ले लिया हम लोगों ने, सोडियम कार्बोनेट, राइट? तो सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, राइट? Na2CO3 जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम लोग HCl के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट मतलब NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इसी प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, राइट? इसी प्रोसेस में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होंगे। अब यहाँ पर और एक टेस्ट आती है विच इज नोन एज अ लाइम वाटर टेस्ट, राइट? ये भी मैं ऑलरेडी लास्ट जो चैप्टर है उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट करनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट के लिए आप कौन सा वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे? लाइम वाटर टेस्ट। जैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में डाली तो इट्स टर्न मिल्की, राइट? तो ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, दो रिएक्शंस इसमें पूछी जाती है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कल वाली रिएक्शन आया वो आपको याद होगी, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर वो क्या बनाएगा? CaCO3 विच इज नोन एज अ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इस प्रोसेस में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल इमिट हो गए, राइट? वाटर मॉलिक्यूल इमिट हो गया और इसी की वजह से इसका जो कलर है वो कैसा होगा? तो इसका कलर जो है वो व्हाइट होगा। बट अगर आपने, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिए, बट अगर आपने इसके साथ में एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड डाली, इसके साथ आपने क्या डाली? एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की आपने, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वापस CO2 के साथ में रिएक्शन परफॉर्म करेगा और CO2 भी है वहां पर और वाटर मॉलिक्यूल भी है, राइट? तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में भी रिएक्शन परफॉर्म होगी और वो वापस क्या बना लेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बना लेगा वो? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला होता है CaCO3 ट्वाइस, राइट? तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो व्हाइट आपको नहीं दिखेगा, या इसका कलर जो है वो व्हाइट जो था पहले वो डिसअपेयर हो जाएगा, राइट? अगर आप
एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डालते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब बनता है तो जो व्हाइट कलर होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी, वो प्रॉपर्टी है बेस के लिए, राइट। अगर मैं बेस के लिए प्रॉपर्टीज देखूं आपकी, तो पहली प्रॉपर्टी जो है now we discuss about the chemical property of bases। बेसिस के लिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेस की रिएक्शन मेटल के साथ, राइट। पहले हमने एसिड्स के लिए भी वही पढ़ी थी, अब बेस के लिए भी वही देख रहे हैं। तो बेस उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, मेटल के साथ। व्हेन द बेस रिएक्ट विद द मेटल, जब कभी भी बेस मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो भी क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड hydrogen gas। When the base react with the metal, it form the salt and hydrogen gas। Just for example, अगर हम लोग ले जिंक की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें, तो बेस है NaOH, उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, जिंक के साथ में कर रहे हैं। तो जब आपने बेस की रिएक्शन जिंक के साथ करवाई तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na2 Zn, यहां से Na2 ZnO2, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको कहा जाता है सोडियम जिंकेट। क्या कहा जाता है इसको, सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट के साथ ही यहाँ पर क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस इमिट होगी, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, बेस नॉट रिएक्ट, मतलब ये तो हो गया है कि बेस की रिएक्शन मेटल के साथ हमने देख ली, बट जितने भी बेसेस है वो ना तो मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं, ना ही मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं। ओके, ये हो गया बेसिक बेस की रिएक्शंस आपकी। नाउ नेक्स्ट है एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो एसिड अगर बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल। Acid plus base, it gives salt and water molecule, right? अगर कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं एसिड ने बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया और बेस ने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लिया, नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब अगर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखें तो यहाँ पर एक एसिड है HCl, जिसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं बेस के साथ NaOH के साथ में, राइट। जब कभी भी एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, राइट। अब नेक्स्ट है इसका, इस चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम लोग डाइल्यूशन के बेस पे देखें तो एसिड है या बेस है उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो डिपेंड करवाता है डाइल्यूशन को। जैसे एक तो होता है कंसंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। तो अगर कोई भी कंसंट्रेटेड बोल रहे हैं हम लोग, दैट मींस द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड या लार्ज अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, तो इसको कहा जाएगा कंसंट्रेटेड, राइट। अब अगर डाइल्यूट है तो इसी का उल्टा, देखिए मैं आपको अच्छे समझाती हूँ। डाइल्यूटेड एसिड बोल रही हूं मैं, तो यहां पर लेस क्वांटिटी में क्या होगा, वाटर, और हाई क्वांटिटी क्या होगी, मोर क्वांटिटी किसकी होगी, सॉरी लेस क्वांटिटी में यहां पर होगा हमारा एसिड और मोर क्वांटिटी में होगा वाटर।
विच इज नोन एज अ डाइल्यूट एसिड। अब अगर डाइल्यूट बेस बोल रहे हैं तो यहाँ पर भी लेस क्वांटिटी में बेस होंगे और हायर क्वांटिटी में वाटर होगा, राइट। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेटेड एसिड की, कंसंट्रेटेड एसिड मतलब जहां पर ये उल्टा हो जाएगा, राइट, जहां पर लेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, वाटर, और मोर अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, एसिड, राइट। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट किस तरीके से होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पर और एक क्वेश्चन आपसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, दैट इज कि एसिड्स का डाइल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, राइट। तो ये बहुत बार इस पे पूछा जाता है। अगर आपको एसिड का डाइल्यूशन प्रिपेयर करना है तो आप एसिड में वाटर ऐड नहीं करवाओगे। वी ऐड डाइल्यूशन कैसे किया जाता है, सो वी ऐड दी, एक बीकर लीजिए आप, बीकर में आपने वाटर लिया एंड ऐड दी ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड के। क्यों? क्योंकि जब आप डाइल्यूशन करते हो एसिड का तो ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर आप क्या करो, एसिड लो उसमें पानी डालोगे तो ये बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व करेगा और उस वजह से ये हो सकता है कि कुछ एक्सप्लोजन हो या फिर एसिड उड़कर आपकी बॉडी पर आ जाए, राइट। तो इसीलिए डाइल्यूशन कैसे प्रिपेयर करवाया जाता है, टेक अ बीकर, ऐड द वाटर एंड देन ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालोगे तो एसिड इमिट करेगा हीट को, बाहर निकालेगा हीट को, और वो वाटर वहां पर उस हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप है तो वाटर के लिए हीट एब्जॉर्प्शन इजी हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का कि डाइल्यूशन एसिड का किस तरीके से प्रिपेयर करवाया जाता है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो आप एसिड और बेस की स्ट्रेंथ किस तरीके से मेजर करते हो, तो अल्टीमेटली यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू हम लोग इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। हर यूनिवर्सल इंडिकेटर जो एसिड्स है या जो बेस है उसके साथ में अलग अलग कलर फॉर्म करता है, उसके कलर के बेस पे हमको ये पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना बेस स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये न्यूट्रल होता है तो लाइट ग्रीन कलर इसमें होगा, तो ये बताएगा आपको प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस, ओके। तो अब हम लोग इसके लिए पोटेंशियल ऑफ एच आयन, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, अगर आपको स्ट्रेंथ मेजर करनी है एसिड की तो आप क्या करेंगे, पीएच स्केल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब पीएच स्केल क्या होती है, तो पीएच स्केल जो है वो अल्टीमेटली 0 से लेकर 14 तक की डिजिट की बनी हुई एक स्केल है। 1 सेंटर में होगा, 7 और एंडिंग में होगा 4। तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13, right? This 7 indicate that the presence of neutral substance. अगर कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल है तो उनका पीएच क्या होगा, 7 होगा, राइट। और अगर कोई भी सब्सटेंस का पीएच 3 है, मतलब बिलो 7, देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी सब्सटेंस का जो पीएच है बिलो 7 होगा तो ये सब क्या होंगे, एसिडिक। और अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच 7 से अबव होगा तो वो क्या होंगे, बेसिक, राइट। तो अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं बोल रही हूँ आपको कि आई विल गिव द 2 सैंपल ए एंड बी, एक ए जो है उसका पीएच है 1.5 और जो बी है उसका पीएच है 3.5, तो कौन सा सब्सटेंस मोर एसिडिक होगा, सो बट ऑब्वियस 1.5 वाला जो होगा वो मोर एसिडिक होगा। व्हाई, तो जैसे जैसे हम लोग एसिड का देखें तो जैसे जैसे 7 के बिलो आते जाएंगे तो सब्सटेंस की एसिडिक नेचर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। दैट्स व्हाई जो 3.5 है वो लेस एसिडिक होगा एज कंपेयर टू 1.5 के। और अगर इसी के लिए हम लोग बात करें बेस के लिए, तो अगर ए सब्सटेंस, वही एक एग्जांपल, ए सब्सटेंस जिसका पीएच 10 है और बी जिसका पीएच जो है वो 13 है, तो कौन सा मोर बेसिक होगा, सो दैट इज 13। जैसे जैसे हम लोग 7 से अबव जाते हैं
तो उसका पीएच जैसे इंक्रीज होते जाएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होते जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, इस पे इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए जो पीएच है उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी डेली लाइफ में पूछे जाते हैं। डेली लाइफ रिगार्डिंग पीएच के क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। पहला है डाइजेशन। तो यू नो दैट थिंग कि डाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो डाइजेशन पे मेन सब्सटेंस है क्या, तो हमारा स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है, और इस HCl का अगर हम लोग पीएच देखें तो वो होता है 1 to 3 pH के बीच में, राइट। तो अल्टीमेटली फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए अगर ये HCl नहीं होगा तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो हमारे डाइजेशन के लिए भी एसिड की नीड होती है। दूसरा होता है सॉइल का पीएच। देखिए आपको अगर प्रॉपर फार्मिंग करनी है तो यू रिक्वायर द प्रॉपर पीएच ऑफ द सॉइल, है ना। अगर आप प्लांटेशन करना चाह रहे हैं और वहां का पीएच अगर प्रॉपर नहीं होगा तो प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें तो जैसे सॉइल है, एक सॉइल है जिसका पीएच 6.3 है, मतलब अल्टीमेटली 6.3 to 7.3 जिसका पीएच होता है वो प्रॉपर सॉइल है कल्टीवेशन के लिए। बट अगर पीएच इससे कम हो जाए या पीएच इससे ज्यादा हो जाए तो वो सॉइल जो है वो प्रॉपर फर्टाइल नहीं रहती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर पीएच जो है वो टू बेसिक है, राइट, तो इसमें हम लोग डालेंगे जिप्सम। और अगर जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है तो इसमें हम लोग मिलाएंगे लाइम वाटर, राइट। तो यू नो दैट थिंग कि अगर एसिडिक है तो हमें उसको थोड़ा सा बेसिक करने के लिए हमको उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, लाइम वाटर। अगर वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेसिक है तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या मिलाना पड़ेगा उसमें, जिप्सम, राइट। तो इसी तरीके से और एक डेली लाइफ में एग्जांपल है टूथ डिकेइंग। टूथ डिकेइंग मतलब क्या होता है कि हमारी दांत में कीड़ लग जाती है, इसको हम बोलते हैं टूथ डिकेइंग। तो टूथ डिकेइंग का एक रीजन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कोई फूड खाया, फूड खाने के बाद में हमारे टीथ में वो जो फूड है वो जमा हो जाता है और कंटिन्यूअसली माइक्रोब्स उस पर एक्ट करते रहते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एसिड का फॉर्मेशन करवाते हैं। अब ये एसिड जब कंटिन्यूअसली हमारी माउथ में बनते जाएगा तो इट कॉज द टूथ डिकेइंग प्रोसेस, राइट। तो इसीलिए हम लोग माउथ का बैलेंसिंग करने के लिए क्या करते हैं, तो टूथपेस्ट अप्लाई करते हैं। कहा जाता है ना कि दिन में 2 बार ब्रश करो, तो ब्रश का रीजन क्या होता है कि जो हमारे माउथ में एसिडिक नेचर क्रिएट हुआ है वो उसको मिनिमाइज करने का काम टूथपेस्ट करती है, विच कंटेन दी बेसिक सब्सटेंस, राइट। टूथपेस्ट में क्या होता है, बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। अब है नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड की अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है उसका पीएच होता है 7 to 7.8 तक का, राइट। तो ये भी पीएच रिगार्डिंग ही चीज है, राइट। अगर हम लोग प्लांट और एनिमल की बात करें तो हर चीज मतलब जो न्यूट्रल पीएच है उस पर प्रॉपर प्लांट ग्रोथ देते हैं। अगर पीएच कम ज्यादा हो जाए तो प्लांट प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाते। मतलब ये है कि प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो करने के लिए भी क्या चाहिए, एक प्रॉपर पीएच रिक्वायर्ड होता है। देन उसके अलावा बीइंग स्ट्रिंग का मैंने आपको बताया था कि बी स्ट्रिंग है या फिर एंड की स्ट्रिंग है, मतलब अगर वो बाइट कर ले तो दे सीक्रेट दी कौन सा एसिड, मिथियोनिक एसिड। और उस मिथियोनिक एसिड के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए वी अप्लाई दी बेकिंग सोडा, राइट। कैलेमाइन सॉल्यूशन लगाते हैं या बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं। तो ये क्या करता है, तो अल्टीमेटली ये हमारी स्किन में जो इरिटेशन कॉज होते हैं उस एसिड की वजह से उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट। अभी मैंने आपको एक रिएक्शन बताई, व्हेन द एसिड्स रिएक्ट विद द बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल, और उसके इफेक्ट को क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। फिर है एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन क्या होता है, तो जब कभी भी एनवायरमेंट में एसिड का परसेंट इंक्रीज हो जाए या फिर जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, सल्फर के ऑक्साइड्स है, वो इंक्रीज हो जाए तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइंड होकर या तो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और यही एसिड रेन के फॉर्म में अर्थ पर आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको हार्म होता है, जो
सॉइल है उसका पीएच एसिडिक हो जाता है। इसके अलावा अदर एनिमल जो उस एसिड रेन के कांटेक्ट में आ रहे हैं उन पर भी इनका एडवर्स इफेक्ट होता है, राइट। तो ये एक ब्लॉक हो चुका है हमारा। नेक्स्ट है सॉल्ट। अगर हम लोग सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट कैसे बनते हैं, अभी मैंने आपको बताया न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बनते हैं। सॉल्ट जो है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ऑकर होती है, उसी से सॉल्ट बनते हैं। ये सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं। अगर हम लोग सॉल्ट का देखें तो सॉल्ट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट और एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। अब तीनों सॉल्ट कैसे बनता है उसको समझिए। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बनाता है, एसिडिक सॉल्ट। जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा है वीक एसिड के साथ में तो ये बनाता है बेसिक सॉल्ट। और जब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्ट करे या फिर जब वीक बेस वीक एसिड के साथ में रिएक्ट करे तो ये क्या बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। अगर हम लोग बात करें तो जो एसिडिक सॉल्ट है उनका पीएच बिलो 7 होगा, जो बेसिक सॉल्ट है उनका पीएच अबव 7 होगा और जो न्यूट्रल सॉल्ट है उनका पीएच नियर अबाउट 7 होगा, राइट। तो अब हम लोग डेली लाइफ में जो कुछ सॉल्ट्स है जिनका हम लोग हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं उनके बारे में और उनका नेचर, उनके रिएक्शन, ये सारी चीजें स्टडी करेंगे, राइट। तो सबसे पहला वाला है हमारा NaCl which is known as a सोडियम क्लोराइड या फिर इसी को हम लोग इसी को हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, राइट। अगर हम लोग NaCl देखें तो ये एक तरीके का न्यूट्रल सॉल्ट है। क्या है ये, न्यूट्रल सॉल्ट है। NaCl जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। और अगर हम लोग इसका फॉर्मेशन देखें कि किस तरीके से बनता है तो जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बना के दिखाया, राइट। जब NaOH मतलब बेस जो है वो एसिड HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड और इसी के साथ में वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, राइट। अब अगर हम लोग देखें तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है तो इसको हम लोग सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं या फिर जो रॉक के डिपॉजिट्स होते हैं उनसे इनको ऑब्टेन किया जाता है। इनका यूज कहाँ किया जाता है तो बेसिकली हम लोग फूड में इसका यूज करते हैं, राइट। हम लोग कॉमन सॉल्ट के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। इसका यूज जो है वो बेकिंग सोडा बनाने के लिए भी किया जाता है, इवन और कुछ सब्सटेंस जैसे NaOH वगैरह बनाने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, राइट। अब दूसरा सॉल्ट है आपका NaOH। अगर NaOH का नेचर देखें तो ये कैसा होता है, बेसिक होता है। NaOH कैसा है बेटा, ये बेसिक है। इसको कैसे बनाया जाता है तो और एक इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए आता है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा सब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लोर अल्कलाई प्रोसेस से बनाया जाता है NaOH को। क्लोर अल्कलाई क्या होता है तो आपको एक बीकर लेना है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देनी है, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। नीचे आपको ब्राइन सॉल्यूशन डाल देना है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जब आप सॉल्ट का वाटर में सॉल्यूशन तैयार कर ले तो इसको कहा जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। तो वो ब्राइन सॉल्यूशन आपको बना लेना है और आपको इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करना है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करोगे तो एनोड पर क्लोरीन और जो कैथोड है वहां पर हाइड्रोजन गैस जाकर जमा हो जाएगी और साइड से NaOH बनना चालू हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। तो क्लोर अल्कलाई प्रोसेस में आपको क्या करना है तो ब्राइन सॉल्यूशन बनाना है। ब्राइन सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब आप NaCl को वाटर के साथ में मिक्स करोगे तो मिक्स द NaCl विद द वाटर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस प्रोसेस में क्या फॉर्म होगा यहाँ पर तो NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, राइट। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर CHLOR क्लोर अल्कलाई प्रोसेस।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब ये जो है अल्टीमेटली इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑब्टेन होता है ब्राइन के। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर ये यूजेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसमें से सबसे पहला प्रोडक्ट है आपका क्लोरीन गैस, राइट। तो क्लोरीन गैस जो होती है उसको हम लोग वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं, इसको एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। ये 2 इंपॉर्टेंट यूज है क्लोरीन के। नाउ इसके बाद में आता है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल के फॉर्म में यूज करने वाला सोर्सेस है, तो हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। और जो NaOH यहाँ पे बना हुआ है, इसका यूज हम लोग पेपर इंडस्ट्रीज में क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में इनका हम लोग यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला सॉल्ट है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। अगर इसका हम लोग नेचर देखें तो ये क्या है, एक टाइप का बेसिक सब्सटेंस है, राइट। तो इसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, तो सबसे पहली प्रोसेस है हमको ब्रांड सॉल्यूशन लेना है। अब यू नो दैट थिंग कि ब्रांड सॉल्यूशन मतलब क्या है आपका, NaCl के साथ में आप वाटर को मिक्स कर दो। जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप NaCl को किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, वाटर के साथ में, तो इसको क्या कहा जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन। और इसी ब्राइन सॉल्यूशन में आप CO2 और अमोनिया मिक्स कर दीजिए, Na3 मिक्स कर दीजिए। तो इस टाइम पे क्या बनेगा, NH4Cl+। तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, NH4Cl+ आपका मेन प्रोडक्ट दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन किया जाता है। अब अगर हम लोग इसका बेसिक ओरिजिन देखें तो ये कहाँ से मिलता है, इसका यूज जो सोडियम क्लोरीन वाटर वाली जो टेस्ट है उसके लिए भी किया जा, मतलब वहां से ये ऑब्टेन किया जा सकता है। फिर इसका जो यूजेस है, तो इसका यूज हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए करते हैं। मेन इसका यूज कहाँ किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। और इसके अलावा जो एसिड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है और इसीलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, फूड को स्पॉन्जीनेस बनाने के लिए, और एसिड बेस्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और एक यूज है एज अ एंटा एसिडिक सब्सटेंस को बनाने के लिए। एंटा एसिडिक सब्सटेंस मतलब क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, उनको कहा जाता है एंटा एसिडिक सब्सटेंस। तो उनके लिए इनका यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट सब्सटेंस है सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3। अब सोडियम कार्बोनेट ये क्या है, ये भी एक तरीके के बेसिक कंपोनेंट है। ये भी क्या है, एक तरीके का बेस है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, तो जब आप NaCO3 को हीट कर दो, राइट। ये क्या है आपका बेकिंग सोडा। जब आप इस बेकिंग सोडे को हीट करो, तो चलिए करते हैं अपन NaHCO3। तो इस रिएक्शन में आपको बेकिंग सोडे को क्या करना है, हीट देना है, मतलब इसको आपको क्या करना है, डिकम्पोज करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। क्या बना हमारा, सोडियम कार्बोनेट। और इसी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल इमिट हो गए।
तो ये है रिएक्शन फॉर मेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, अब इसको हम लोग इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज जो है वो ग्लास इंडस्ट्रीज में किया जाता है, सोप प्रिपरेशन में किया जाता है, उसके अलावा जो पेपर इंडस्ट्रीज होती है वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। इसका यूज हम लोग बेसिकली वाटर की जो हार्डनेस है, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट वाला जो सब्सटेंस है दैट इज अ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, जिसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, तो ये भी एक तरीके का बेसिक कंपोनेंट है। अब इसको कैसे बनाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप किसके साथ करवा लो, क्लोरीन के साथ में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2, इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवाना है, क्लोरीन गैस के साथ करवाना है। तो जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ बनाओगे तो वहां आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी के साथ में वाटर मॉलिक्यूल इमिट हो गए, राइट। आपने ब्लीचिंग पाउडर का सुना होगा, हेयर को कलर करने के लिए वी आर आल्सो यूजिंग दैट टाइप ऑफ कंपोनेंट, राइट। फिर इसके अलावा इसका यूज जो है वो ब्लीचिंग, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें फैब्रिक को व्हाइटनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। पेपर इंडस्ट्रीज में जो येलोइश कलर के पेपर्स बनते हैं उनको व्हाइटनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट के फॉर्म में भी किया जाता है, और इसके अलावा ये एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी वर्कआउट करता है। इसका यूज हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज करते हैं, डिसइंफेक्टिंग एजेंट के फॉर्म में, राइट। तो ये है इसके बेसिक यूज। ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक सॉर्ट आपको कंपलसरी फॉर्मेट में आएगा ही आएगा, राइट। अब नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज अ CaSO4, जिसको हम लोग बोलते हैं .12H2O। देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब जिसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अब आपको पता है ये हाइड्रेट दैट मींस ये क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है, और किसी भी सब्सटेंस को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स में वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल उस केमिकल स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट करते हैं, क्रिस्टलियन फॉर्म में, which is known as a water of crystallization। लास्ट वाले जो चैप्टर है उसमें भी हमने डिस्कस किया था, जहां भी इस डॉट फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल लिखे रहेंगे which indicate that the water of crystallization, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, water of crystallization। तो CaSO4 कॉपर सल्फेट, राइट, सॉरी आई मिस्टेक, कैल्शियम सल्फेट दैट इज CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। इसका यूज जो है हम लोग किसके लिए करते हैं, बेसिक आपने इसका यूज किया हुआ होगा, जिसको हम लोग अल्टीमेटली बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमी सल्फेट है, मतलब इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ये एक तरीके का न्यूट्रल सब्सटेंस है। कैसे सब्सटेंस है ये, न्यूट्रल सब्सटेंस। अब इसको किससे बनाया जाता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है जिप्सम से। तो वी नो दैट थिंग, जिप्सम क्या होता है, जब कभी भी आप कैल्शियम सल्फेट में से मतलब CaSO4.2H2O, राइट, इसी का हमने कल कॉपर सल्फेट भी पढ़ा था .10H2O वाला, राइट। तो यहाँ पर CaSO4.2H2O है, इट इंडिकेट दैट जिप्सम, ये किसको बता रहा है, जिप्सम को बता रहा है, राइट। ये जिप्सम होता है, जब आप कभी भी इस जिप्सम को
हीट देते हैं तो नाउ इट कन्वर्ट इनटू दी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचता है और जो 1.5 मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाता है, राइट। तो अल्टीमेटली इसको हम लोग जिप्सम से फॉर्म करते हैं, जिप्सम से बनाते हैं और इसको कहा जाता है पीओपी, जिसको आपने अपने सीलिंग वगैरह में घर में देखा होगा, जिसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका यूज जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज जो है वो डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए किया जाता है, सरफेस की स्मूथनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ सोडियम कार्बोनेट। अब अगर हम लोग बात करें सोडियम कार्बोनेट, बट इसके साथ में डेकाहाइड्रेट बोल रही हूँ, सोडियम Na2CO3, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, बट इसी के साथ .10H2O मिले हुए हैं, तो इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब इसके पास में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है, राइट। अब ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आल्सो शो द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भी अगर हम लोग बात करें तो एक टाइप के कैसे कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट है। इसी को कहा जाता है वॉशिंग सोडा। इसी को क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा। देखिए यहाँ इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा और इसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा। इसमें क्या है, तो 10 मॉलिक्यूल वाटर के इसमें प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, जो आपका बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है दैट इज Na2CO3, उसके साथ आपको क्या मिला देना है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल को मिला देना है। तो आपका क्या बनेगा, ये Na2CO3 10H2O दैट इज अ वॉशिंग सोडा। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज हम लोग अल्टीमेटली करते हैं वॉशिंग के लिए, या ग्लास इंडस्ट्रीज में ग्लास की क्लीनिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, सोप बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। इवन जो वाटर की हार्डनेस है, उस वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे फेरस सल्फेट का हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि वहां पर .7H2 होते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है ना। तो कॉपर सल्फेट है जहां पर 5H2 मॉलिक्यूल होते हैं, सो वो ब्लू कलर का होता है। तो अगर इसमें से हम लोग ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जो डॉट फॉर्म में लिखे हुए हैं, अगर उनको हम लोग रिमूव कर दें तो पता है क्या होगा, इनको रिमूव करने के बाद में जो इनका एक्चुअल कलर है वो हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये जो कॉपर सल्फेट है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से उसी कलर में है, राइट। जैसे ही आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप हटा देते हैं तो उसका जो कलर है वो भी डिसअपेयर हो जाएगा और वो व्हाइट कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आज मैंने आपको ये जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में पूरा बेसिक बताया है। मैंने ट्राई किया है कि इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैंने इसमें रिकॉल किए हैं कि आप एग्जाम के पहले क्विक रिवीजन मोड पे से आप देख सके। ओके, तो हम लोग वापस मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो प्रिपेयर करूंगी आपका मेटल और नॉन मेटल के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।